यस डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लास 12th के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब से पहले हम कर्व्ड वायर का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे और सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सियल पोजीशन पे जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब करंट कैरिंग वायर किसी भी शेप में हो सकता है, तो कर्व्ड वायर थोड़ा इजी होता है, स्ट्रेट वायर थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अब स्ट्रेट वायर को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में हमें स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है और कर्व्ड शेप में भी, सर्कुलर शेप में भी, किसी भी शेप में हम वायर को लेके उसके मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्ट्रेट वायर का एक बार स्टडी कर लेते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आएगा। तो ये एक स्ट्रेट वायर मैंने बनाया है जिसमें मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रही है, इससे ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालना है। अब वायर से ए डिस्टेंस का मतलब है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा और कोई डिस्टेंस आप कंसीडर करोगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकती है, पता नहीं यहाँ से यहाँ से यहाँ से बहुत सारी हो सकती हैं। तो डिस्टेंस का मतलब होता है स्ट्रेट डिस्टेंस। तो ये स्ट्रेट डिस्टेंस है पी, इस पे हमें स्ट्रेट डिस्टेंस है ए जिसमें हमें किसी पॉइंट पी पे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब अगर थोड़ा सा विचार करें तो इस वायर का हर एक पार्ट तो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है नहीं कि हर एक पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड इस पे इक्वल होगा और हम ऐड कर लेंगे। हर एक पार्ट को अलग अलग लेंगे एलिमेंट के रूप में। बायो-सैवर्ट लॉ को ही हमें अप्लाई करना है, तो अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो उसकी डिस्टेंस अलग अलग होती जाएगी। इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे वो भी सावधानी से। इंटीग्रेशन की मतलब यहाँ पे लिमिट हम पहले डिसाइड करेंगे कि किस लिमिट से किस लिमिट तक हम इसका इंटीग्रेट करें ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो चलिए इसको पहले डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से ही ये हो पाएगा। मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ का, ये हम लेते हैं, करंट एलिमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी इसको लेके चलेंगे और यहाँ से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है। बायो-सैवर्ट लॉ में हम डिस्टेंस आर ही कंसीडर करते हैं वहाँ। तो इस आर की वैल्यू निकाल लेंगे। इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है इस रेफरेंस पॉइंट ओ से, वो डिस्टेंस अगर एल हम मान लें, ये डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक की वायर की लेंथ हम एल मान लें, तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी √a² प्लस l²। और इस एलिमेंट के साथ उस पॉइंट पी को मिलाने वाली लाइन जो एंगल बना रही है वो थीटा ये हो जाएगा। तो यानी बायो-सैवर्ट लॉ हम लगाने का इंतजाम कर चुके हैं। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं एक बार। लेट आई इज द करंट इन द गिवन स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर की लेंथ कुछ मेंशन नहीं है, तो बहुत बड़ी लेंथ हम मान के चलते हैं, ये काफ़ी बड़ी लेंथ है। तो लेट आई इज द करंट इन द गिवन स्ट्रेट वायर। We have to find its magnetic field at distance a for this we consider a small element of length dl from which the point P is at distance r as shown in diagram। जिस ए डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था उस ए डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट पी है ये, और एलिमेंट की उससे डिस्टेंस आर है। देयरफॉर फ्रॉम बायो-सैवर्ट लॉ the magnetic field of this small element
एट पी डी बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम केवल, अभी इसको डायरेक्शन के रूप में नहीं लिया है, यानी वेक्टर के रूप में नहीं लिखा है। म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और थीटा के बारे में बता दीजिए। थीटा जो एंगल है वो बिटवीन एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू पॉइंट P, उनके बीच का एंगल है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो फिर इसको ये कह सकते थे एंगल बिटवीन डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर, लेकिन अभी इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा ही नहीं। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे डी एल क्रॉस आर और नीचे आर क्यू आ जाता, तो इसको स्केलर फॉर्म में लिख के थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, तो ऐसे लेके चलते हैं। अब यह है कि ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे जोड़ा जाए। अब लेंथ कितनी है, कहाँ तक है, उसमें ये एलिमेंट कितने क्वांटिटी में है, उनकी नंबर क्या है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए दूसरा एक तरीका ढूंढते हैं कि इस एंड से इस एंड तक हमें कोई लिमिट नहीं दी गई है कि यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन क्या है, अलोंग कौन सी एक्सिस के ये लिया गया है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और उस पर इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, ये हमें नहीं दी हुई है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इनकी एंगुलर पोजीशंस हैं वो किसी तरह से डिसाइड कर लेते हैं और उन एंगुलर पोजीशन की टर्म में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए अगर मैं वायर को थोड़ा यहाँ तक ले लूँ, डायग्राम थोड़ा सा उसमें ठीक बन जाएगा। ये मान लेते हैं ये मेरा ए से बी तक का मान लीजिए वायर था, यहाँ तक मान लेते हैं। तो इस ओ पी लाइन से नीचे की ओर का एंगल, नीचे की हमारी लिमिट बन जाएगी, क्योंकि डी बी तो स्मॉल एलिमेंट एक एलिमेंट का है, हमें पूरे वायर का लेना है तो दोनों एंड तक की लिमिट लेनी पड़ेगी। नीचे का एंगल यहाँ से डिसाइड होगा और ऊपर का एंगल इस तरह से ऊपर की ओर डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ एंगल की टर्म में हम लिमिट लेंगे, नीचे वाले एंगल की लोअर लिमिट हो जाएगी और ऊपर वाले की अपर लिमिट हो जाएगी, और उन दोनों लिमिट के बीच में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मान लेते हैं नीचे का एंगल φ1 रहा होगा इस लाइन से नीचे का, और ऊपर की ओर का एंगल φ2 रहा होगा। अगर एंगल के मेजरमेंट का हमें याद है तो लाइन के नीचे के एंगल को हम निगेटिव ले लेते हैं और ऊपर वाले एंगल को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ये जो हमारा एंगल था इस ट्राइंगल में, ये वाला, एक बार इस एंगल को फाई मानते हुए पहले अपने डेरिवेशन को हम फाई की टर्म में कन्वर्ट कर लें, तभी जाके हम फाई की टर्म में लिमिट ले पाएंगे। अभी तक तो हम डीएल के साथ हैं, तो हमारी लिमिट डीएल वाली होनी चाहिए थी, लेंथ की होनी चाहिए थी, और अलोंग द लेंथ हमें कोई भी लिमिट की हिंट नहीं दिया हुआ है। तो अब हम पहले इस लेंथ वाले एलिमेंट को जो हमारे लिमिट के लिए डिसाइड करता, हमारी लिमिट डिसाइड करता, पहले उसे हम फाई की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये इस डेरिवेशन का मेन पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे तीन पार्ट हैं, एक आर, एक ये थीटा और एक ये डीएल। इन तीनों को हम इस फाई की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो पहले हम थीटा के बारे में विचार करते हैं। इस ट्राइंगल को लेते हैं, ये हो गया हमारा ओ पी, इस पॉइंट को मैं सी लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ट्राइंगल ओ पी सी पे विचार करते हैं, बिकॉज इन ट्राइंगल ओ पी सी हमारे तीन एंगल है। ये हमारा एंगल 90 डिग्री क्लियर है, तो तीनों एंगल का सम हमारा होता है 90 डिग्री। थीटा प्लस 90 प्लस फाई, ये हमने फाई मान लिया है। तो अगर ये 180 है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारी, फाई और 90 को उधर ले जाते हुए 90 माइनस फाई। ये थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पुट करता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू मेरी फाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोनों ओर का अगर मैं साइन लेता हूँ तो साइन थीटा हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई हो जाना चाहिए कोस फाई। तो एक कन्वर्जन मेरा हो गया कि साइन थीटा की जगह हम कोस फाई रख लेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हम अपनी लिमिट लेंथ की टर्म में ना लेके फाई की टर्म में कन्वर्ट कर लें। अब चलते हैं आर वाले पार्ट पे। फिर उसी ट्राइंगल को लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी सी, अगर यहाँ पे कोस फाई ले लिया जाए ताकि उसमें आर स्क्वायर आर आ जाएगा। कोस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा ए और हाइपोटेन्यूज है हमारा आर।
तो कोस फाई की वैल्यू आ गई ए अपॉन आर। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल के और अपने काम में लेंगे। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन कोस फाई, और कोस को ऊपर ले जाके चाहे सेक कर लीजिए, ए सेक फाई। दूसरा कन्वर्जन ये होगा हमारा, आर को भी हमने इन टर्म्स ऑफ फाई कन्वर्ट कर लिया। तीसरा पार्ट हमारा बचता है डी एल। फिर इसी ट्राइंगल में टेन फाई ले लेते हैं, एंड इसी ट्राइंगल से अगर मैं टेन फाई निकालता हूँ तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फाई के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हुई जो एल है, और बेस है हमारा ए, तो ये हो जाता है हमारा एल अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो एल की वैल्यू हो जाती है एल इक्वल टू ए टेन फाई। मुझे डी एल चाहिए, तो विद रेस्पेक्ट टू फाई अगर मैं दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो लेफ्ट साइड मेरी हो जानी चाहिए डी एल अपॉन डी फाई, और राइट साइड का डिफ्रेंशिएट करके ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, टेन फाई को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आ जाएगा सेक स्क्वायर फाई। तो इस तरह से डी एल की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, इस एल इक्वल टू टेन फाई को यहाँ ले जाते हैं। दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू फाई अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो राइट साइड में टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन हमारा आता है सेक स्क्वायर फाई, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो डी एल की वैल्यू आ जाती है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। इस तरह से मेरा जो डी एल है वो डी फाई की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे डी एल के अकॉर्डिंग लेंथ की लिमिट नहीं, डी फाई के अकॉर्डिंग एंगल की लिमिट लेके और मेरा डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। तो ये तीन कन्वर्जन इस डेरिवेशन के मेन पार्ट रहे, और अगर ये तीन कन्वर्जन ठीक ठीक हो जाते हैं आपके तो फिर डेरिवेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम इन तीनों कन्वर्जन को यहाँ पे पुट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा रिलेशन था 1, तो रिलेशन 1 में इनकी सबकी वैल्यू पुट करते हैं। किस किस की, ये साइन थीटा था, सॉरी, ये एक साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, एक ये आर की वैल्यू हमने निकाली है, आर की वैल्यू पुट करेंगे, और तीसरी हमने डी एल की वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो डी एल की वैल्यू रखी जाएगी, आर की वैल्यू रखी जाएगी, और साइन थीटा की। ये तीन कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अब मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ डी एल, साइन थीटा एंड आर इन इक्वेशन 1, तो हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जो पी पे है डी बी इक्वल टू उस छोटे से एलिमेंट का म्यू 0/4 पाई आई। डी एल की वैल्यू आई है मेरी ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। साइन थीटा की वैल्यू हो गई थी कोस फाई, और आर की वैल्यू आ गई थी ये ए सेक फाई। तो स्क्वायर था उसका, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई इस तरह से हो सकता है। तो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा, ए से उसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो जो बचा उसको अगर ठीक से अरेंज करके लिखें तो हो जाना चाहिए म्यू 0/4 पाई आई अपॉन बचता है हमारे पास ए, और एक ये बचता है डी फाई कोस, ये कोस फाई डी फाई, कोस फाई डी फाई। अब हमारा जो डी बी वाली इक्वेशन थी वो डी एल की टर्म में ना होकर डी फाई की टर्म में हो चुकी है, और हमने डायग्राम में भी दोनों एंड के एंगल को -φ1 से लेके और +φ2 तक इनको रेंज की अपर लिमिट और लोअर लिमिट की टर्म में अरेंज कर रखा है। तो अब इसको आराम से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेंथ की लिमिट हमें दी नहीं थी, एंगल की लिमिट हमने एडजस्ट की और उनको यहाँ अप्लाई कर रहे हैं अब। तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड at P due to complete length of wire। तो इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट हम B कह सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड है सभी एलिमेंट का टोटल। वैसे तो dB का इंटीग्रेट करके ही B आया है, लेकिन डायरेक्ट लिख सकते हैं इधर। राइट साइड को हम इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो म्यू 0/4 पाई आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई। लिमिट हमें लेनी है -φ1 से +φ2। इन लिमिट के लिए ही तो इतनी मेहनत करनी पड़ी कि 3 कन्वर्जन हमें करने पड़े। तो अब जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं
उनको हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। म्यू 0/4 ऑलरेडी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। करंट आई एलिमेंट कितने भी ले लें हम, सभी में वही करंट पास हो रही है, इसलिए आई कांस्टेंट है, उसको बाहर लिया। और ये डिस्टेंस जो हमारी ए की वैल्यू है वायर से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी वायर से उतनी ही बनी रहेगी, तो इसको भी हम कांस्टेंट रखते हैं। हाँ, फाई की वैल्यू ज़रूर चेंज होती जाएगी, एलिमेंट हम जहाँ भी लेंगे ये एंगल चेंज होता जाएगा, इसलिए कोस फाई वाली टर्म को रखते हैं अंदर, उसके रेस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये -φ1 से लेके φ2 तक इस तरह से इन कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से बाहर लेके ऐसे एडजस्ट किया। तो इस तरह से हमारे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जानी चाहिए म्यू 0/4 I/A। अब कोस फाई का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, साइन फाई लिमिट हम ले जाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है म्यू 0/4 I/A। पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं साइन φ2, फिर नीचे की लिमिट रखते हैं साइन, वो है -φ1, और साइन के माइनस जो एंगल होता है उसकी वैल्यू भी माइनस होती है, तो ये माइनस बाहर आके इस माइनस को प्लस कर देगा। तो म्यू 0/4 I/A साइन φ2 भी प्लस का, साइन φ1 भी प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो आगे पीछे लिखने से कोई नुकसान नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन के माइनस के एंगल, साइन माइनस के एंगल की वैल्यू माइनस ही हो जाती है। कोस के केस में माइनस के एंगल चेंज नहीं होती, कोस माइनस थीटा होता तो कोस थीटा ही हो जाता। चलिए, ये आपको पता होगा। तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया पूरे वायर का, -φ1 एंगल से लेके +φ2 एंगल तक इसकी पूरी लेंथ कवर हो गई है, यानी हमने इसकी पूरी लेंथ को इंटीग्रेट करके और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये हमारा आया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करके देखते हैं। पहली कंडीशन ये ले लेते हैं कि अगर ये पॉइंट एक एंड की सीध में चला जाए, या तो बी की सीध में पहुंच जाए या फिर ए की सीध में, किसी एक एंड पे पहुंच जाएगा, और वायर की लेंथ काफ़ी बड़ी मानेंगे, और ये डिस्टेंस जो पी की है वायर से, इस डिस्टेंस को वायर की लेंथ के मुकाबले बहुत छोटी कंसीडर करेंगे। तो ऐसे कंसीडर करने से हमारे φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक बार उनको देखते हैं करके। तो ये मैं बिटा रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं इसका। इफ P इज नियर वन एंड ऑफ वायर, किसी एक एंड के पास है, जैसे मैं अगर डायग्राम बना के देखूं तो मेरा P पॉइंट यहाँ पे है, मान लीजिए ए डिस्टेंस ये लेंथ के मुकाबले बहुत छोटी, बल्कि लेंथ को अगर जितना बड़ा मान ले तो उतना ही ठीक है। तो अब अगर ये बहुत लंबी लेंथ का है, अगर इनफाइनाइट सोच के चले इसको, तो ये एंगल जो नीचे वाला था मेरा φ2, ये काफ़ी बड़ा एंगल हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर लेंथ मेरी इतनी होती तो देखिए एंगल इतना ही होता, लेंथ यहाँ तक होती तो एंगल बढ़ जाता, लेंथ यहाँ तक होती तो और एंगल बढ़ जाता, यानी लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी एंगल उतना ही 90 डिग्री की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर वायर को हम इनफाइनाइट लेंथ का ले लें तो मान सकते हैं कि ये नीचे वाला एंगल जो हमारा -φ1 था, ये 90 डिग्री के आसपास हो जाएगा। तो अगर P को यहाँ लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, इफ़ P इज़ नियर वन एंड ऑफ वायर, यहाँ भी हो सकता है, नीचे वाले एंड पे भी, ए पे भी, और ऊपर बी वाले एंड पे भी हो सकता है। तो उस केस में φ1 तो 90 डिग्री हो जाएगा, φ2 का क्या हाल होगा? φ2 एंगल तो ऊपर की ओर था ना, अगर बी पॉइंट थोड़ा इसके ऊपर होता तो एंगल बनता, बी पॉइंट और नीचे हो जाता तो एंगल और छोटा हो जाता, बी और नीचे हो जाता तो एंगल और छोटा हो जाता, और बी इसी पॉइंट पे आ गया है तो ऊपर वाला एंगल φ2 हो चुका है 0। तो ये कंसीडरेशन लेके चलते हैं, इफ P इज नियर वन एंड ऑफ वायर देन यहाँ अपने डायग्राम की बात करें तो φ2 हमारा हो जाएगा 0 और φ1 हो जाएगा हमारा करीब करीब
90 डिग्री। अब ∅1 ∅2 की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, वो माइनस वाली कंसिडरेशन यहाँ आ चुकी है, अब उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वैल्यू पुट होके यहाँ हम रख चुके हैं। अब केवल उसका मैग्नीट्यूड रखें और काम कर लेंगे इसको। तो देन मैग्नेटिक फील्ड एट P तो B हो जाना चाहिए μ0I/4πA। साइन ∅1 है हमारा 90 और ∅2 हो गया था हमारा 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो मैग्नेटिक फील्ड एक एंड पे आ जाएगा μ0I/4πA, एक एंड पे। अगर एंड पे ना लेके हम उसके अलावा किसी और पॉइंट पे लें, यहाँ को ले लें कि डिस्टेंस जो A है वो वायर की लेंथ के मुकाबले बहुत छोटी है और वायर इस इतनी सी लेंथ के मुकाबले इनफाइनाइट कंसीडर किया जा सकता है, यानी वायर को हम मान लें इन्फिनिटिव और ये डिस्टेंस लेंथ के मुकाबले मान लें बहुत छोटी। तो जैसे मैंने बताया कि लेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ये एंगल दोनों ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी बड़े होते चले जाएंगे। अगर लेंथ इनफाइनाइट मान ली तो फिर ये एंगल 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी हम इनको 90 डिग्री एज्यूम कर सकते हैं इन केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसके पहले वाले केस में मैंने बताया कि लेंथ बड़ी होगी तो एंगल बढ़ता जाएगा, तो बड़ी होते होते इन्फिनिटी हो जाएगी तो एंगल 90 डिग्री पहुंच जाएगा। तो एक केस हो गया हमारा एक एंड पे, और दूसरा केस मानते हैं हम व्हेन पॉइंट P इज नियर द वायर at a position other than near its ends। दोनों एंड को छोड़ के वायर के पास ये पॉइंट किसी और पॉइंट पे हो, किसी और प्लेस पे हो, तो फिर ये ∅1 ∅2 हमारे दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। देन we can take ∅1 और ∅2 दोनों की वैल्यू हम ले सकते हैं उस टाइम पर 90। तो देन मैग्नेटिक फील्ड एट P हो जाएगा B इक्वल टू जो अपना रिलेशन आया था μ0I/4πA, साइन ∅1 को भी साइन 90 और साइन ∅1 ∅2 दोनों को 90 करके साइन 90 की वैल्यू दोनों की 1 1 हो जाएगी। तो 1 1 हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, 1 + 1 जो 2 हो जाएगा। तो μ0I/4πA जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आ गया जी μ0I/2πA। तो वायर इनफाइनाइट लेंथ का भी हुआ तो भी हम उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं थोड़ी सी एजम्पशन के साथ कि ये एंगल बड़े हो जाएंगे। अगर बड़े होते चले जाएंगे, मैं बता चुका हूँ कि एंगल और बड़ा हो जाएगा और इनफाइनाइट लेंथ पे जाके 90 डिग्री मान सकते हैं। तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो जाएगा तो एंगल 90 डिग्री मान के और हमारा डेरिवेशन आ जाता है B इक्वल टू μ0I/2πA। तो किसी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया तो आया μ0I/4πA, और एंड के अलावा किसी पोजीशन पे निकाला गया बीच में कहीं भी तो मैग्नेटिक फील्ड आया μ0I/2πA। इनफाइनाइट मानने से आप इसमें कन्फ्यूज मत होइए कि एंड के आसपास कहीं लिया तो एंगल, जब इनफाइनाइट मान लेते हैं तो फिर उसकी लिमिट कुछ नहीं होती, तो फिर अदर देन एंड्स हर जगह हम 90 डिग्री मान लेंगे, ऊपर वाला ∅2 भी और नीचे वाला ∅1 भी। तो खैर एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड आया μ0I/4πA और बीच में किसी अदर पॉइंट पे आया μ0I/2πA। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसका 2 टाइम्स हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 से 2 कट के ये 2 आएगा नीचे। तो एक नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी वैल्यू आ जाती है निकालने को, एक पोजीशन की वैल्यू दे देता है मैग्नेटिक फील्ड की और एंड पे पूछ लेता है या एंड पे देके बीच के पॉइंट पे पूछ लेता है। तो ये हमें रिलेशन याद रखना चाहिए कि एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होगा मुकाबले दूसरी किसी पोजीशन के, बीच में डबल होगा और किनारों पे उसका आधा हो जाएगा। खैर अब इस स्ट्रेट वायर के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रेक्टेंगल की फॉर्म में वायर को बेंड कर दिया गया और उस रेक्टेंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाए, या स्क्वायर फॉर्म में बेंड कर दिया, स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाए। तो अगर ये
डेरिवेशन हमें ठीक से याद है उस टाइम इसका रिजल्ट, तो अप्लाई करके हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि दोनों शेप का मिक्सचर, यानी सर्कुलर शेप और स्ट्रेट वायर शेप, सर्कुलर शेप और स्ट्रेट वायर दोनों का मिक्स डायग्राम हमें मिल जाए, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ जाए, तो दोनों के रिजल्ट हमें पता होने चाहिए। तो एक बार अगर हल्का सा हम रिवाइज कर लें कि सर्कुलर वायर के सेंटर पे, जिसमें करंट I फ्लो हो रही थी, रेडियस R थी, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था μ0I/2r। और अगर यहाँ पे एंगल का रोल दिया जाए तो फिर इसको ऐसे मैंने बताया था 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो μ0/4πr × 2 पाई, क्योंकि ये पूरा सर्किल 2 पाई एंगल सबटेंड करता है, तो एंगल की टर्म में। अब अगर इसका कोई आर्क हम लेते जो यहाँ पे थीटा एंगल करता, तो बस इस फॉर्मूले में इसका मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आता वो था μ0I/4πr, और यहाँ एंगल की जगह हम थीटा रख देते। ध्यान रखें कि थीटा हमें रेडियन में रखना था। उसके बाद डेरिवेशन आया था कि सर्कुलर जो लूप था, करंट कैरिंग लूप, उसकी एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, तब उसकी रेडियस हमने r ली थी। रिजल्ट अगर याद हो तो आया था μ0I/2 a² + x², और इसकी पावर 3/2। लेकिन आज हमें डेरिवेशन करने को मिला है स्ट्रेट वायर का, और उससे a डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा आ चुका है μ0I/2πr, इनफाइनाइट लेंथ का अगर है तो। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सर्कुलर वायर के मैग्नेटिक फील्ड में और स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में बस पाई का डिफरेंस है। वहाँ μ0/2r है और यहाँ पे μ0I/2πr है। तो ये वाला वीक हुआ, पाई से डिवाइड हो रखा है और वैल्यू कम आएगी। ये वैल्यू कम क्यों आई? कम हो सकता है, कम इसलिए आई है कि इस पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो दूर वाले पॉइंट का कुछ मैग्नेटिक फील्ड कम तो होगा ही, और जो नज़दीक वाला नियरेस्ट पॉइंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट और इसका वीकेस्ट, उन सबका एवरेज आएगा इस तरह से। अगर ये दोनों एंड मिला के सर्किल फॉर्म में कर दिया जाए तो सभी एक इक्वल डिस्टेंस पे आ जाते हैं, तो सभी के इक्वल मैग्नेटिक फील्ड जब जुड़ेंगे तो इसके मुकाबले मैग्नेटिक फील्ड तो ज़्यादा आएगा ही। इसलिए स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमज़ोर होगा, और सर्कुलर वायर उतनी लेंथ का अगर सर्किल बना दिया जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एंड भी फिर नज़दीक आ जाएंगे उस पॉइंट के। खैर ये बातें तो आप एनालाइज कर ही लेंगे। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, बड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। इसकी लेंथ मान लीजिए a है और इसकी विड्थ मान लेते हैं b फॉर ब्रेड्थ भी होता है, और इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पॉइंट हम जानते हैं किसी रेक्टेंगल का वो होता है जिस पे उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमारी रेक्टेंगल हुई, इसका नाम भी रख देते हैं बढ़िया सा ABCD। इसमें करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए चलो एंटी क्लॉकवाइज I करंट है, चारों साइड वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की, वही मैग्नीट्यूड। तो जो अभी स्ट्रेट वायर का मैंने डेरिवेशन कराया, तो ये वाला पार्ट पहले ले लेते हैं, A से लेके D तक का, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। स्ट्रेट वायर का डेरिवेशन मैंने अभी कराया, उसमें φ1 और φ2 का रोल भी मुझे याद है। स्ट्रेट वायर था, यहाँ से ऊपर का एंगल φ2, नीचे का एंगल φ1, उनका भी यहाँ ध्यान रखेंगे। तो फिर इसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस मैं निकाल के लेता हूँ, ये मेरी A डिस्टेंस जो होती थी डेरिवेशन में वो यहाँ पे कितनी है। तो ये पॉइंट तो इस साइड का आधी डिस्टेंस पे है यहाँ से, ये मेरा वो पॉइंट होता था रेफरेंस वाला, तो ये है वो पॉइंट। ये डिस्टेंस अब मेरी बनती है a/2। तो स्ट्रेट वायर का जो मेरा फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फील्ड का, B = μ0I/4πa × sin φ1 + sin φ2, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ नहीं है अब साइड की, इसलिए μ0I/2πr तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट लेंथ के केस का था। तो यहाँ पे फिर इस sin φ1 + sin φ2 वाली कंडीशन में आएंगे हम, हमें एक डेफिनिट डिस्टेंस दी हुई है। तो A की जगह हम रखने वाले हैं a/2, और φ1 φ2 की जगह φ1 होगा हमारा ये एंगल, φ2 होगा ये एंगल।
तो इन दोनों एंगल की वैल्यू हम कहाँ से लाएं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं φ1 φ2 ही, ये φ1 ये φ2, माइनस और प्लस वाली बात नहीं है, डेरिवेशन -φ1 और -φ1 और +φ2 लेके डेरिवेशन हमने पूरा कर रखा है, सब एडजस्ट हो चुके हैं। अब तो इनकी सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो साइन φ1 की वैल्यू ट्राइंगल की हेल्प से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके हम लेके आएंगे। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का ये। अब ये इसका आधा है b/2, यहाँ से यहाँ तक की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले ए से लेके सी तक की डिस्टेंस निकालेंगे और उसका कर लेंगे आधा। तो खैर मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ, फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ। तो इन द डायग्राम current I is flowing in a rectangular wire. Find its magnetic field at center. चलिए O कह देता हूँ, इसे O डैश कह देंगे, या ABCDE कह देता हूँ इसको, एट सेंटर O। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो स्ट्रेट वायर का अपना कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए, टेकिंग स्ट्रेट वायर AD बिकॉज डिस्टेंस A से E तक की हमारी हो जाएगी b/2 और डिस्टेंस E से लेके O तक की हमारी हो जाएगी a/2। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AD एट O, इस AD पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगा, φ1 φ2 एंगल हमने दिखाई रखे हैं, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ चलिए B1। तो μ0I/4π, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आई थी A, वो हम लिखे जाएंगे a/2, स्ट्रेट वाई से डिस्टेंस होती थी, डेरिवेशन में मैंने कराया था, इनटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, डायग्राम के हिसाब से लिखा। अब यहाँ पे साइन φ1 की वैल्यू देखते हैं हमारी क्या आती है। एंगल φ1 नीचे वाला है, साइन φ1 है तो सामने वाली साइड अपॉन ये A से लेके O तक, यानी परपेंडिकुलर मेरा हुआ AE और हाइपोटेन्यूज हुआ AO। साइन φ1 की वैल्यू, साइन φ2 की वैल्यू देखूँ तो साइन φ2 ऊपर वाले ट्राइंगल में लीजिए, साइन φ2 यानी DE/DO। देयरफॉर B1 इक्वल टू आ जाता है μ0I/4πA, और ये 2 ले जाता हूँ, थर्ड प्लेस पे है तो ऊपर, साइन फाई की वैल्यू लिख देता हूँ, या साइन फाई की वैल्यू पहले यही निकाल लेते हैं, छोड़ो। तो अब AE/AO को देखते हैं। AE की वैल्यू क्या है, AE की वैल्यू को दिख रही है मुझे b/2, AO की वैल्यू है AC की आधी, और AC की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट के अंदर A² प्लस B², और उसकी हाफ कर देते हैं ये। तो AO की वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए √A² प्लस B² और उसकी हाफ। पाइथागोरस थ्योरम से हम, ये साइड भी तो हमारी B ही है, तो AC की वैल्यू निकल जाएगी A² प्लस B² और उसका हाफ कर देंगे, AO आ जाएगी हमारी। तो ये आ गया, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो साइन φ1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं B/√A² प्लस B²। उसी तरह से साइन φ2 की वैल्यू देखें तो DE, ये वाली वही हमारी b/2 ही, b/2, और उसी तरह से DO इस DB की आधी हुई, और DB की वैल्यू भी वही A² प्लस B² रूट के अंदर हो जाएगी, तो उसका आधा कर देते हैं, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही। तो √A² प्लस B² अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये वैल्यू भी हमारी आ गई अंडर रूट A² प्लस B²।
तो दोनों को यहाँ मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो देयरफॉर B1 की वैल्यू आ जाती है म्यू जीरो, ये थर्ड प्लेस पे इसको ऊपर ले जाता हूँ, 2 म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन फाई वन की वैल्यू आ चुके हैं मेरी b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन फाई टू की वैल्यू भी b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए अंदर जो है सेम टर्म दो बार हम ऐड कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए, और ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2b और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एलसीएम आ गया। तो 2 इंटू 2 4 करके ये काट दीजिए, तो इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड मेरा आ गया म्यू जीरो आई बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा इस साइड का आया है। सेम मैग्नेटिक फील्ड सामने वाली साइड का भी आएगा। अभी इसको जोड़ेंगे, तो पहले एक साइड का निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं बी से ए वाली साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है। ये हमारा आया था ए से डी तक का। तो अब करते हैं, चलिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। मैं इसको इतना मिटाता हूँ और यहाँ से लेके चलते हैं। अब इस साइड को देखिए, ये लेंथ है हमारी वायर की, ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई जो b की आधी होगी। यहाँ से यहाँ तक की पूरी b है, तो यहाँ से यहाँ तक की होगी b/2। तो जो नीचे हम वैल्यू रखते थे ये वैल्यू अब की बार a/2 की बजाय हमारी b/2 हुई। ये वायर लिया था तो ये डिस्टेंस पॉइंट की जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, और इस साइड को लेते हैं तो वायर की से डिस्टेंस ये हो गई b/2, तो यहाँ तो रखा जाएगा b/2। उसी तरह से ये मान लेता हूँ मैं φ3, ये φ1 को ऊपर लिख रहा हूँ, ये वाला एंगल ले लेते हैं φ3 और ये वाला एंगल ले लेते हैं φ4। तो यहाँ पे φ3 और φ4 रखने वाला हूँ। तो एक बार ऊपर के डेटा चेंज कर देते हैं। तो क्या आया भाई, टेकिंग स्ट्रेट वायर BA, अगर वायर BA लेता हूँ तो मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, इसको मैं ले लेता हूँ F पॉइंट FO, वायर से डिस्टेंस FO हो गई मेरी b/2, और ये पॉइंट क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है, रेक्टेंगुलर के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो दोनों के इस साइड के मिड पॉइंट पे आता है। तो F से A और F से B ये डिस्टेंस इस A की आधी हुई, ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी, FA और FB इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी हमारी a/2। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ BA, इसको अगर हम B2 नाम देते हैं तो आना चाहिए हमारा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस वायर से हो गई है हमारी b/2, ये 2 ऊपर जाने वाला है, साइन φ3 प्लस साइन φ4, ये वाले एंगल। उसी तरह से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं और 2 को ऊपर ले जाते हैं। तो 2 म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई b, साइन φ3 की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ, साइन φ3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब की बार परपेंडिकुलर है मेरा a/2, और हाइपोटेन्यूज ये वही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होती है ये साइड, इसका रेक्टेंगल, तो हाफ हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका हाफ। उसी तरह से साइन φ4 भी वही आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी a/2 और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन 2। ध्यान रहिए 2 रूट के बाहर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वही क्वांटिटी a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार आ गई, तो मैं इसको 2a करके लिख देता हूँ। तो 2 म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई b इंटू 2a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2 दूनी 4 से 4 साफ कर दीजिए, और हमारे पास जो बचा वो आया म्यू जीरो आई अपॉन b पाई b रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस साइड का हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, यहाँ पे इस साइड का निकाल लिया, और डायरेक्शन पे विचार करें तो राइट हैंड रूल लगाएं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और उंगलियां उस पॉइंट की तरफ फैला दीजिए जिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हुआ, किसी भी साइड से लगाएंगे इनसाइड ही आएगा, ऊपर वाली साइड से लगाएंगे वो भी इनसाइड आएगा, इस वाली साइड से लगाएंगे ये भी इनसाइड ही आएगा।
तो चारों साइड का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हुआ क्योंकि करंट क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में है सभी में। तो अब दो साइड का मैग्नेटिक फील्ड मैं निकाल चुका हूँ और बाकी दो साइड का मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही आना है, आमने सामने वाली साइड इक्वल है, इसलिए इन जो दो साइड का मैं निकाल चुका हूँ इन दोनों का ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, इसको अगर बी डैश नाम दूं तो B1 और B2 दोनों को टोटल करके और 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि B1 और B2 तो केवल 2 साइड का था, बाकी 2 साइड आमने सामने की जो हैं उनका वही है जो एक साइड का है, उसके सामने वाली साइड का भी वही। तो 2B1 2B2 कर लो या 2 कॉमन लेके बाहर लिख लो। इनकी वैल्यू रखी, एक की वैल्यू आई थी हमारी μ0I, ऊपर B था, नीचे पाई के साथ A था, रूट के अंदर a² + b² वही था। दूसरे वाली में इनको चेंज कर देते हैं, b की जगह a और नीचे a की जगह b और रूट के अंदर वही a² + b² और फिर उसको किया 2 से मल्टीप्लाई। तो कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन आ गया हमारा μ0I/π और रूट के अंदर a² + b² और इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। बचा क्या हमारे पास, b/a बचा और यहाँ पे ये क्या कर दिया, यहाँ पे a था, गलती हो गया था, उसको ठीक कर लेंगे, a/b बचा। अंदर का एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए। तो 2μ0I/π इंटू a² + b² ये रूट के अंदर है और ऊपर एलसीएम लेके लिखता हूँ तो a² + b² यहाँ भी आ जाएगा ऊपर और नीचे एलसीएम आ गया था इनका AB। इस रूट a² + b² से ये रूट टाइम्स कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, a² + b² रूट के अंदर। तो फाइनल आंसर मेरा आ जाना चाहिए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड B डैश, जिसे मैं कह के चला हूँ B डैश, तो ये आ गया मेरा 2μ0I/π, ये AB यहाँ से और रूट के अंदर a² + b² इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कितनी बनती है। डेरिवेशन में तो हमने a ली थी वो वायर से, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। और sin φ1 sin φ2 इनकी वैल्यू भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, एंगल नहीं दिया है तो साइड की टर्म में उनको वैल्यू को रख के और अपना सोल्यूशन करेंगे। तो हो सकता है इसको एल्जेब्रिकली भी सोल्व करना पड़ जाए, एग्जाम में आ जाए, एक डेरिवेशन के रूप में आ सकता है, नहीं तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, साइड की लेंथ, ये एंगल वगैरह दे दिए जाएंगे। एंगल नहीं देंगे तो फिर वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के रखेंगे और ये सॉल्यूशन अपना कर लेंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा बिल्कुल, कि एक वायर को इस तरह से बेंड कर दिया गया, सर्किल के रूप में भी और स्ट्रेट भी रखा। करंट ऐसे आ रही थी, ऐसे बेंड किया तो ऐसे जाते हुए ऐसे चली गई होगी। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, रेडियस इसको R दे दी गई। ये मान के चलेंगे कि ये तो मेरी कलाकारी है जो मैंने ऐसे बना दिया, वास्तव में ये बिल्कुल सर्किल के रूप में है। तो करंट मान लेते हैं इसमें I बह रही है और इसी की टर्म में क्वेश्चन का आंसर पूछा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए सेंटर पे क्या है। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O इन द डायग्राम। तो स्ट्रेट वायर वाला भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के और सर्कुलर पाथ वाला भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दोनों को ऐड करेंगे। दोनों की डायरेक्शन पे विचार करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की या अलग अलग है। अगर स्ट्रेट वायर देखता हूँ तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करके उसकी तरफ तो पता चल जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर। और सर्कुलर वायर लेता हूँ तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और वहाँ पे हथेली की डायरेक्शन बताती है कि वो इनसाइड है। तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड और सर्कुलर वायर का बैठता है इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालिए और अपोजिट डायरेक्शन में रख दीजिए, एक को प्लस एक को माइनस।
तो फिर आप लोग मेरे ख्याल से करने की स्थिति में हैं, तो बहुत जल्दी मैं कर देता हूँ। तो पहले सर्कुलर वायर का निकाल देते हैं। फॉर सर्कुलर वायर करंट I है, रेडियस R है, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू सर्कुलर वायर, अगर इसको B1 नाम दूं तो μ0I/2R सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पूरा सर्किल है, इसको 1 लिख दीजिए। अब स्ट्रेट वायर के लिए लीजिए। फॉर स्ट्रेट वायर यही रेडियस स्ट्रेट वायर से डिस्टेंस बैठेगी R। तो फॉर स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये पॉइंट O है, लिखना भूल गया। अगर इसको B2 कहता हूँ तो हो जाएगा μ0I/π आ जाता है बस स्ट्रेट वायर में, क्योंकि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ कुछ कम होगा, पाई से डिवाइड करके कुछ कम आ जाएगा। लेकिन पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या था? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। डायरेक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। पाई से क्लियर हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, इसलिए इसको ज़्यादा, ये वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम वाली घटा देते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगा। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, जिसे हम B कह सकते हैं, तो B1 प्लस का है वहाँ पे, B2 माइनस का है। वेक्टर फॉर्म में तो मैंने लिखा नहीं है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, तो फिर एक को प्लस एक को माइनस मैं डायरेक्शन के हिसाब से लिख सकता हूँ। डायरेक्शन एक को प्लस ले लेते हैं, एक को माइनस। मान लीजिए मैं इसको पॉजिटिव लेकर चला हूँ और इसको नेगेटिव, आप किसी को भी प्लस और माइनस ले सकते हैं। तो B1 की वैल्यू रखते हैं हम μ0I/2R और B2 की वैल्यू रख ली है हमने μ0I/2πR। तो μ0I/2R तो कॉमन लेने में देर नहीं लगाएंगे और हमारे पास बच जाता है 1 - 1/π। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और क्योंकि हमारा इनवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, तो जो नेट हमारा बचेगा वो इनवर्ड्स ही बचेगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। तो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत छोटा सा, अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट ले लेते हैं। क्वेश्चन को और तरीके से बनाते हैं, कुछ जुगाड़ करके, इस तरह से कि वायर जो है इन दो पोजीशन से इस पार्ट को हटा के और इस तरह से शेप बनाई जाती है और यहाँ से वायर स्ट्रेट ऐसे ले लेते हैं। इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, रेडियस यहाँ पे R है। क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि ये सेंटर पॉइंट O इस वायर पे ही पड़ता है और इस वायर से R डिस्टेंस पे है और इस वायर के एक एंड पे है, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए पॉइंट O पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिलहाल ये पार्ट हमें शो नहीं कर रखा है, डिस्टेंस ये जो है रेडियस ये भी हो सकता है यहाँ से दिखा दी जाए, ज़रा सा भी हिंट क्वेश्चन का ना मिले, बाकी को हमें समझना पड़ेगा। हो गया है इन द डायग्राम फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। तो सॉल्यूशन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि पूरा सर्किल तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा, उसका 1/4 पार्ट एब्सेंट है यहाँ पे, यानी सेंटर पे जो करंट कैरिंग सर्कुलर पार्ट है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पहले उससे हमें देखना है। तो वो एंगल सबटेंड कर रहा है ये 360 में से 90 लेस करके, यानी 270 डिग्री। और करंट I हमें दी गई है, रेडियस R हमें दे रखी है, तो बाकी तो हम सर्कुलर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो फॉर सर्कुलर पार्ट एंगल थीटा की वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं 270 डिग्री, जिसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो π/180 से मल्टीप्लाई करने के 90 से इसको कट कर देंगे, तो आ गया 3π/2 रेडियन। रेडियस हमें दी गई है वहाँ पे, रेडियस इक्वल टू R। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट O
ड्यू टू सर्कुलर पार्ट B1 इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4πr, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। एंगल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 3π/2 और ये हो जाएगा इनवर्स। सेकंड पार्ट बना लेते हैं। ड्यू टू, या मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू स्ट्रेट वायर AB। अब हम देखते हैं AB के एक एंड पे है ये पॉइंट O, तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा B2 इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4πr, बिकॉज O इज एट वन एंड ऑफ द वायर। और थर्ड पार्ट ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, दूसरा स्ट्रेट वायर है हमारा ED और उसकी लाइन पे ही पड़ता है ये, यानी उसी वायर पे पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ED, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण अगर B3 है तो वो हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि अगर इस पे कोई एलिमेंट लेता हूँ तो उस एलिमेंट को इससे मिलाने वाली लाइन और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल हो जाएगा 0। तो अगर थीटा 0 हो जाता है तो बायो-सेवर्ट लॉ में dB इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4π I dl साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होकर पूरा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो चलिए, ये बात तो हो चुकी थी पहले भी। तो क्योंकि ED पे पड़ता है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। तो देयरफॉर सभी मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O हो जाएगा B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, सबको जोड़ते जाइए। B1 की वैल्यू आ चुकी थी हमारी म्यू जीरो I अपॉन 4πr इंटू 3π/2। दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी म्यू जीरो I अपॉन 4πr और तीसरे की आ गई थी 0। अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं। म्यू जीरो I अपॉन 4πr बिल्कुल साफ साफ कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचता है 3π/2, तो ये बचेगा और आगे बच जाएगा 1। टोटल मैग्नेटिक फील्ड तीनों पार्ट का हमने निकाल लिया, इस स्ट्रेट वायर का, इस सर्कुलर वायर का और इस स्ट्रेट वायर का, और तीनों का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ के आ जाता है ये। और डायरेक्शन हम पहले ही बता चुके हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन था। मेन पार्ट रहे इसके कि स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड था लेकिन उसके एक एंड पे था, वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ। सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड था लेकिन कंप्लीट सर्किल का नहीं था, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ। और तीसरा कि स्ट्रेट वायर दूसरे स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड था लेकिन उसी की लाइन पे पड़ता था, इसलिए करंट एलिमेंट का उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल 0 होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ। या ये कह दीजिए कि करंट कैरिंग वायर की लाइन पे ही पड़ने के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। तो तीनों का सम इस तरह से आंसर आ जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।